मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। जय हिंद दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और इन टॉपिक्स को समझने के बाद आप भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक समझ सकेंगे। साथ ही ये कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनकी वजह से शायद हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हो पाए हैं जितने हो सकते थे। इसी महीने की 15 से 17 तारीख के बीच श्रीलंका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए हुए थे। यहाँ पर हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग हुई और बाद में एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दोनों देशों के द्वारा दिया गया है, जिसमें दिसानायके जी ने बड़ी बात कह दी। जैसा इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ में भी लिखा है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट दिसानायके मीट्स पीएम मोदी was not to let the country's territory be used for anti-Indian activities। मतलब श्रीलंका अपनी ज़मीन का प्रयोग भारत के विरोध में होने वाली एक्टिविटीज़ में नहीं होने देगा। और इसका सीधा संकेत चाइना को था, क्योंकि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, हम्बनटोटा एयरपोर्ट आदि चाइना के पास लीज पर हैं। ये स्टेटमेंट भारत श्रीलंका के संबंधों में और अधिक गर्मजोशी लाने वाला है, लेकिन कुछ पुराने मुद्दे भी हैं जिनकी वजह से संबंधों में कुछ कड़वाहट रही है। उन्हें जाने बिना हम भारत श्रीलंका के रिलेशंस को अच्छे से नहीं जान सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो न्यूज़ यही है कि पदभार ग्रहण करने के बाद अनुरा कुमारा दिसानायके की पहली विदेश यात्रा भारत की है। मतलब वो इलेक्ट होने के बाद पहली विदेश यात्रा उन्होंने भारत की है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो भारत को कितनी अहमियत देते हैं। और दूसरा, फिर ये भारत आए और भारत में यहाँ इनसे कौन कौन, मतलब कई लोगों की यहाँ इनसे मुलाकात हुई। अगर ऑफिशियली बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जी पहले इनसे मिले, फिर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी भी मिले, साथ में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी थी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी बाद में मिली हैं। तो इस तरह फिर यहाँ मीटिंग्स हुई, मीटिंग हैदराबाद हाउस में हुई। उसके बाद फिर जॉइंट स्टेटमेंट्स आई। जॉइंट स्टेटमेंट्स में कई सारे आउटकम्स निकले हैं जिन्हें हम समझेंगे आज पूरे वीडियो में, उन्हीं आउटकम्स को समझेंगे। साथ ही क्या था कि एक बड़ी बात उन्होंने कही जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उन्होंने क्या कहा कि कोलंबो द्वीप राष्ट्र के क्षेत्र का उपयोग भारत के हितों के लिए हानिकारक तरीके से करने की अनुमति नहीं देंगे। जो हैं वहाँ के न्यूली प्रेसिडेंट जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि जो वहाँ की ज़मीन है उसका उपयोग भारत के विरोध में वो किसी तरीके से नहीं होने देंगे। तो चलिए, ये थी न्यूज़। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या आए हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट का पूरा आउटलाइन एक सुरक्षित और संरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र से रिलेटेड है। चूँकि दोनों देश हिंद महासागर के क्षेत्र में आते हैं तो ये पूरा स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड था, मतलब कुछ उसका भाग। साथ ही ये पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों पर भी दोनों देशों ने चर्चा की है। साथ ही दोनों देश मिलकर कैसे काम करें कि वो एक स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित और संरक्षित हिंद महासागर के क्षेत्र को बना सकें। कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई है, लेकिन हम अब आज मेन मुद्दों पर बात करते हैं। तो एक मुद्दा था तमिल माइनॉरिटीज़ का। तो तमिल माइनॉरिटी के मुद्दे पर जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस्ड होप दैट श्रीलंकन गवर्नमेंट वुड फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द तमिल माइनॉरिटीज़। मतलब तमिल माइनॉरिटीज़ की जो आकांक्षाएं हैं उनको वहाँ के देश की, मतलब श्रीलंका के जो गवर्नमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने क्या कहा है? वी होप दैट श्रीलंकन विल फुल्ली इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ का संविधान है, उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करे। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है इस स्टेटमेंट में? क्योंकि एक 13 अमेंडमेंट हुआ था जो एक एकॉर्ड के बाद हुआ था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो क्या एकॉर्ड था, कैसे था। तो वो जो था उसमें 13 अमेंडमेंट, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। जो भारत और श्रीलंका के बीच ही वो एकॉर्ड हुआ था, तो उसको भी 13 अमेंडमेंट को लागू नहीं किया गया। हम पूरी बात करेंगे उसके बारे में आगे। लेकिन तो इसी के बारे में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करे। साथ ही क्या कहा है? एंड विल फुलफिल इट्स कमिटमेंट, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था टू होल्ड प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शंस। जो वहाँ के प्रोविंस हैं, वहाँ के जो इलेक्शन कराने के बाद
की थी वो भी उसको पूरी तरीके से फुलफिल करे। तो ये एक तमिल माइनॉरिटीज़ वाला इशू था। मतलब कई इश्यूज़ पे डिस्कस हुआ, लेकिन मैं सिर्फ उन मतलब स्टेटमेंट्स को उठा रहा हूँ जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फिर फिशरमैन का एक इशू था, मतलब मछुआरों का एक मुद्दा है। उस पर क्या कहा दिशा नाइके जी ने? उन्होंने कहा, दिशा नाइके सेड दे नीड टू फाइंड अ ड्यूरेबल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। मतलब इस मुद्दे पर हमें एक ड्यूरेबल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए, एक स्थिर सॉल्यूशन हमें इस मुद्दे पर चाहिए। अच्छा, ये फिशरमैन का क्या मुद्दा है इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही हमारे पीएम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, वी एग्री दैट वी मस्ट प्रोसीड। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम आगे प्रोसीड होंगे किस इस टॉपिक पर, विद द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू दिस मैटर। मतलब एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ हम इस मैटर पर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा मैटर क्या है इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कई और मुद्दों पर भी डिस्कस हुआ इस मतलब बाइलेटरल मीटिंग अगर हम कहें तो इसमें और सारे मुद्दों पर डिस्कस हुआ। जैसे क्या क्या मुद्दे थे? जैसे मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइंस के बारे में बात हुई, जो इंडिया, श्रीलंका और यूएई के मतलब एक संयुक्त इनका एक प्रोजेक्ट होने वाला है आगे, उस पर बात हुई। साथ ही ये भी हुआ कि वहाँ के मतलब जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत का आभार व्यक्त किया। किस चीज़ में भारत का आभार व्यक्त किया? जो भारत ने आर्थिक संकट वहाँ पे पड़ा था उस टाइम पर जो भारत ने मदद की थी। तो मोदी जी ने इसमें क्या कहा कि भारत ने उस टाइम पर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण और अनुदान उस मतलब श्रीलंका को दिया था, जिस पर क्या जो दिशा नाइके जी ने उन्होंने इसका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका आभार व्यक्त किया भारत के लिए, और कहा कि जो अभूतपूर्व आर्थिक संकट उनके देश से पड़ा था उसमें भारत ने जो मदद की वो आभार उस पर व्यक्त करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं जो आज के मतलब मेन मुद्दा है, 2 टॉपिक्स के बारे में उस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं श्रीलंका एंड तमिल माइनॉरिटीज़ इशू। क्या ये पूरा मुद्दा है इसको जानते हैं। तो ये मुद्दा क्या है? सिंघली जो बुद्धिस्ट हैं वहाँ के, उनका और श्रीलंकाई तमिलों के बीच का ये पूरा मुद्दा है। तो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे 74.9% जो हैं वो सिंघली बुद्धिस्ट हैं और 11.2% श्रीलंकाई तमिल हैं। ठीक, साथ ही वहाँ पर मतलब कि और भी मुसलमान भी हैं और भी भारतीय तमिल भी वहाँ पर हैं। तो इस तरह पे वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो इस तरह है। तो इसमें क्या हुआ कि जब 1948 में श्रीलंका ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो वहाँ पर कई ऐसे लॉज लाए गए जो तमिल माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में थे, जिससे वहाँ पर विरोध लगातार चलता रहता था। फिर आगे क्या हुआ? 1970 के टाइम पर वहाँ पर जो कई सारी छोटी छोटी पार्टियाँ थीं जो इस पे विरोध करती थी तमिल लोगों की, वो मिलकर एक नई पार्टी बनाती है। कौन सी? तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, TULF, वो एक बनाती है। और वो फिर क्या कहने लगती हैं? वो मांग करने लगती है एक सेपरेट स्टेट की, मतलब वो सेपरेट स्टेट की बात करने लगती हैं, जिसको तमिल इलम वो कहते हैं कि तमिल इलम एक सेपरेट स्टेट की वो बात करते हैं कि उनको एक तमिल इलम नाम का एक सेपरेट स्टेट चाहिए। और वो स्टेट कौन कौन से होने चाहिए? एक नॉर्दर्न वहाँ का है और ईस्टर्न जो श्रीलंका में पार्ट है, उन 2 स्टेट्स को मिलाकर वो एक तमिल इलम नाम का एक अलग स्टेट की वो मांग करते हैं वहाँ पर। कौन? ये जो तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट वहाँ पे 1970 में बनता है। आप मैप पे भी दे सकते हैं, यहाँ ऊपर देखिए एक नॉर्दर्न प्रोविज़न है और नीचे ये ईस्टर्न प्रोविज़न है। तो ये दोनों जो यहाँ पे हैं, एक आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का और इधर डार्क ग्रीन कलर का है। तो ये दोनों जो है एरिया, यहाँ पर तमिल माइनॉरिटीज़ की मतलब संख्या ज़्यादा थी, तो वो इन्हीं दोनों को मांग कर रहे थे कि ये दोनों मिलाकर एक अलग तमिल इलम नाम का एक स्टेट बनाया जाए जहाँ पर मतलब तमिलों की गवर्नमेंट बने। ठीक, और मतलब वहाँ पे प्रोविज़न इलेक्शन करें, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि वहाँ पे मेन पावर जो थी वो सेंट्रल के पास थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंट्रल के पास थी। तो ये भी उन लोग की मांग थी कि मतलब कि जैसे यहाँ भारत में राज्य होते हैं, राज्यों की पावर डिवाइडेड है, उसी तरह वहाँ के जो राज्य हैं राज्य बनाए जाए और मतलब 9 जो वहाँ के प्रोविज़न हैं उनको फिर भी पावर दी जाए, वहाँ पर इलेक्शन कराए जाए, ये सब चीज़ें थी। और साथ में क्या कहा गया कि जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविज़न है उनको मिला के एक तमिल इलम बनाया जाए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, तो मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था। तो ये फिर होते होते क्या हुआ कि 1980 में वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक, 1980 में वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता है।
फिर आगे 1983 में अगस्त में श्रीलंका गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कर लेती है और ये कहती है कि जो ये सेपरेशन मूवमेंट है ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो TULF बना था ये इसको इनएफेक्टिव कर देती है। तो ये पूरा मुद्दा मतलब पूरी तरीके से गर्माता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, क्योंकि ये तमिलों का मुद्दा था तो ये फिर यहाँ पे जो यहाँ का स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है इंडियन गवर्नमेंट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है कि वो इसमें दखल दे। तो फिर मतलब कि भारतीय सरकार यहाँ पर दखल देती है पूरी तरीके से। तो फिर क्या होता है कि 1987 में फिर एक एकॉर्ड साइन किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, इंडो श्रीलंकन पीस एकॉर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये एक एकॉर्ड साइन होता है जिसमें क्या कहा जाता है, कई सारे मांगे यहाँ से रखी गई थी, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी। तो इसमें कई सारे मांगे क्या थी कि श्रीलंका में सिविल वॉर को पहले बंद किया जाएगा, पूरी तरीके से सिविल वॉर को बंद किया जाएगा और प्रोविजंस काउंसिल एक्ट ऑफ 1987 को लागू किया जाएगा, मतलब प्रोविजंस काउंसिल्स बनाए जाएंगे जिसके थ्रू नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविजंस जो भी वहाँ पे हैं उनको राइट्स दिए जाएंगे, मतलब वहाँ को पावर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें वहाँ पर थी। साथ ही क्या कहा गया था कि जो मतलब कि वहाँ जो मतलब कि जो सोल्जर्स हैं उनको विड्रॉ करेगा कोलंबो, कहाँ पे जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न में हैं उनको वहाँ से विड्रॉ किया जाएगा नदन पार्ट से। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर थी और आर्म्स को जो वहाँ पे हैं वो सरेंडर करेंगे, वो जो आर्म्स है वहाँ पे। तो ये सब बातें वहाँ पर की गई थी। लेकिन ये कैसे होता है ये सब चीज़ें, मतलब क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मेन सेंट्रल को ज़्यादा पावर देता है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती, ये सब चीज़ें होती अमेंडमेंट के थ्रू। जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था 1976 का, उसमें जो अमेंडमेंट के थ्रू ही ये सब चीज़ें हो सकती थी। तो अमेंडमेंट के थ्रू ये सब चीज़ें हो सकती थी। तो फिर क्या हुआ कि मतलब इस काम के लिए, मतलब इस अकॉर्ड को लागू करने के लिए 13 अमेंडमेंट वहाँ पे करना था, 13 अमेंडमेंट। लेकिन फिर क्या हुआ, वही 13 अमेंडमेंट जो है वो अभी तक जो लागू नहीं किया गया है। लेकिन जो ये हो रहा था अकॉर्ड, इसमें लिट्टे एक वहाँ का संगठन था जिसका क्या नाम था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, 1976 में बना था। तो इसको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इसकी जो मांग थी अलग, ये पूरा डटा हुआ था कि तमिल इलम नाम का एक स्टेट उसको अलग चाहिए, तो ज़्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन फिर क्या हुआ, यही बड़ा मुद्दा बन के निकला और गृह युद्ध पूरी तरीके से छिड़ गया वहाँ पर। तो ये गृह युद्ध क्या हुआ फिर आगे मतलब काफ़ी टाइम तक चला। और अगर बात करें तो इस एरिया का मतलब महाद्वीप का सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला गृह युद्ध वहाँ का था, जो श्रीलंकाई सोल्जर्स और लिट्टे के बीच में हुआ और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ा। फिर ये गृह युद्ध कब शांत हुआ, ये गृह युद्ध आपका मई 2009 में जाकर शांत होता है, जब लिट्टे ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था, तब ये युद्ध पूरी तरीके से शांत होता है। लेकिन बात वही थी कि तमिल माइनॉरिटीज़ को राइट मतलब पावर्स नहीं दी गई वहाँ पे। और अगर हम अब बात करेंगे कि मतलब पीछे काफ़ी टाइम के स्टेटमेंट्स की बात करेंगे भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों में, तो ये आप 30 अमेंडमेंट या 13 माइनस, क्योंकि वो लागू नहीं किए गए तो उसको 13 माइनस भी कई बार कहते हैं, तो ये सब आप मतलब पढ़ सकते हैं, वो बात होती रहती है। चलिए अब जल्दी से फिशरमैन इशू को भी देख लेते हैं, मतलब मछुआरों का क्या इशू है। तो मछुआरों का इशू क्या है कि भारत और श्रीलंका के काफ़ी ज़्यादा करीब मतलब बसे हैं, जो अपना समुद्र है उसके एरिया में काफ़ी ज़्यादा पास बसे हुए हैं। तो उसके बीच में मतलब बॉर्डर शेयरिंग का काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि कोई फिजिकल बॉर्डर तो शेयर करते नहीं है। साथ ही यहाँ क्या होता है, मछुआरे दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा मतलब हैं, भारत की तरफ भी हैं तमिलनाडु में और वहाँ भी हैं। तो मछुआरे कई बार क्या होता है कि उनके बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहता था एरिया को लेकर कि कौन सा उनका एरिया है, कौन सा ये एरिया है। तो इसको लेकर एक एग्रीमेंट आगे चल के होता है, कब 1974 और फिर 1976 के मतलब दो टाइम पे होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं इंटरनेशनल, जिसके थ्रू इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बनाई जाती है, IMBL बनता है उसके द्वारा। तो वो कौन सा था, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम बाउंड्री, ठीक, जो मतलब किसके थ्रू हुआ था, 1974 का इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट के थ्रू ये पूरा बना हुआ था। अभी आगे आप मैप के थ्रू भी इसको देखेंगे। तो ये एक लाइन खींच दी गई थी, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया था कि ये एरिया इधर का उनका है और इधर का इनका है। तो ये पूरा हुआ था मैटर। आगे आप देख सकते हैं मैप में भी, यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है पूरी,
ये मतलब डिवाइडेशन है यहाँ पे, जो मतलब भारत की तरफ से अब बात करें तो इस डिवाइडेशन के सबसे पास रामेश्वरम ही पड़ता है। अगर इसमें और क्लियरली देखेंगे तो अगला ये मैप देखिए, यहाँ पूरा क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या दिखे, रामेश्वरम है और फिर यहाँ पे एक डॉटेड लाइन के थ्रू आपको दिखाया गया है। इसको क्या इंडस श्रीलंकन मैरीटाइम बाउंड्री कहा जाता है। पाल्क स्ट्रेट में ये पूरा मतलब कि जो इसके बीच का पानी उसको कहा जाता है। तो इसी तरह जैसे इसके थ्रू कच्चा तीवू आइलैंड भी श्रीलंका में चला गया था इसी एग्रीमेंट के थ्रू। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार आप यहाँ देख रहे हैं, इधर गल्फ ऑफ मन्नार उधर बे ऑफ बंगाल है, तो इनको ये ज्वाइंट करता है ये पूरा जो पाल्क स्ट्रेट है। तो क्या होता था कि जो ये लाइन पूरी खींची गई है तो उसके बाद से क्या हुआ 1976 से कि यहाँ के जो मछुआरे थे वो क्या करते थे, लगभग बॉटम ट्रोलिंग करते थे। बॉटम ट्रोलिंग मतलब क्या था कि यहाँ ज़्यादा आधुनिक तकनीकें थी, तो मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा आधुनिक तकनीकें हैं, तो मतलब कितनी ज़्यादा डेवलप हुई हैं कि यहाँ के मछुआरे क्या करते हैं कि पूरा बॉटम ट्रोलिंग करते हैं, मतलब बॉटम से जाल फेंकते हैं। ऐसी तकनीक है कि मतलब मछलियाँ तो साथ में आती हैं कि और भी चीज़ें साथ में वहाँ की जो रहती हैं उसमें आ जाती हैं। तो इससे ज़्यादा क्या हुआ कि यहाँ पर मछलियाँ इस एरिए में, मतलब जो तमिलनाडु के पास वाला जितना एरिया था, हमारा वाला जो एरिया है, इसमें मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं, जिससे यहाँ के मछुआरे कई बार लाइन क्रॉस करके, मतलब क्योंकि इसमें कोई लाइन ऐसी बनी नहीं है कि समझ में आए, तो क्या होता है कि मतलब श्रीलंका के एरिया में चले जाते हैं। जिससे आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारी वगैरह होती है, लगभग आप न्यूज़ में देखते रहते हैं कि इतने मछुआरे श्रीलंका की सेना ने पकड़ लिए या जो भी है, तो वो होता है। तो ये पूरा मतलब मैटर है मछुआरों का। ज़्यादातर क्या होता है कि भारत के मछुआरे क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी आधुनिक तकनीकें हैं कि यहाँ पूरा ही नहीं होता है, और वहाँ अभी मतलब कि ट्रेडिशनल ही मछुआरे हैं जो मतलब कि नॉर्मली करते हैं। तो उनका ये शिकायत रहती है कि भारत के मछुआरे लगभग मछलियाँ ले जाते हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं मतलब बचता, क्योंकि ट्रेडिशनली मतलब कि मछलियाँ वो पकड़ते हैं। तो ये पूरा मुद्दा था कि कैसे मतलब फिशरमैन का इशू है। तो इसी पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि इसको मानवीय दृष्टिकोण के साथ मतलब कि दोनों देशों को देखना चाहिए, और इस उद्देश्य से नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने कोई बॉर्डर क्रॉस किया है। इसको मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ के मछुआरे मतलब वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि इसमें जो 2 टॉपिक्स हैं उसको मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम।